आई होप इन तीनों क्वेश्चंस तक आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए अब देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, कि हालांकि कोई भी नहीं समझ पाता। यहाँ पर सिंस का मतलब है हालांकि, नो वन वुड अंडरस्टैंड कोई भी नहीं समझ पाता, अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी, यानी कि जो स्टोरी मैंने अपनी किटी यानी कि अपनी डायरी के अंदर लिखी है उसके किसी भी शब्द को कोई भी नहीं समझ पाता। इफ़ अगर आई वर टू प्लंज राइटिंग, अगर मैं इसको किसी हड़बड़ी में शुरुआत करती, यानी कि अगर मैं इस डायरी के अंदर अपनी बातें किसी हड़बड़ी में यानी कि किसी जल्दबाजी में लिख पाती तो हालांकि इसको कोई भी नहीं समझ पाता। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई सेल्फ, अच्छा होगा कि मैं अपने जीवन का कुछ संक्षेप में कुछ विवरण अपनी इस डायरी में लिख देती हूँ। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच का मतलब होता है कि अच्छा होगा कि अगर मैं अपनी लाइफ की कुछ संक्षेप में कोई बातें अपनी इस डायरी में लिख देती हूँ। एज मच, हालांकि मुझे पसंद नहीं है। एज मच आई डिसलाइक डूइंग दिस, हालांकि ऐसा करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपना जीवन जी रही थी उसको अपने परिवार के बारे में भी बातें करना अपनी डायरी में इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। फिर भी वो आगे इसमें लिखती हैं कि माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर, जो कि सबसे प्यारे पिता हैं, आई हैव एवर सीन, अभी तक जो मैंने देखा है, डिड नॉट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी मदर से शादी नहीं की, अनटिल, जब तक, यानी कि उन्होंने जब तक कि मेरी मदर से शादी नहीं की, ही वॉज 36, कि जब तक वो 36 साल के ना हो गए हो, एंड शी वॉज 25, और जो मेरी मदर है वो 25 की नहीं हो गई हो, तो उन्होंने आपस में शादी नहीं की थी। माई सिस्टर मार्गरेट, जो मेरी सिस्टर मार्गरेट हैं, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और जो मेरी सिस्टर है मार्गरेट उसका जन्म 1926 के अंदर जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में हुआ। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, कि जो शहर यानी कि जहाँ पर मेरी सिस्टर का और मेरा जन्म हुआ, मैं वहाँ पर रही जब तक कि मैं 4 साल की नहीं हो गई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, कि जब तक कि मैं 4 साल की नहीं हो गई, जब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और सन 1933 में मेरे पिता हॉलैंड में चले गए थे और वहीं बस गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी मदर एलिड हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड, और जो मेरी मदर है वो उन्हीं के साथ हॉलैंड चली गई थी इन सितंबर में। वाइल, और जबकि मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू आर्किन, जबकि मुझे और मेरी सिस्टर मार्गरेट को आर्किन भेज दिया गया, टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी के पास रुकने के लिए, यानी कि वहीं रहने के लिए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और दिसंबर में मार्गरेट भी माता पिता के पास हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फरवरी में मैं भी हॉलैंड चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, कि जब मुझे वहाँ पर टेबल पर बैठा दिया गया तो ऐसा महसूस हुआ कि मुझे किसी प्यार से टेबल पर नहीं बैठाया, मुझे वहाँ पर टेबल पर पटक दिया गया हो। यहाँ पर प्लंक डाउन का मतलब है एक प्रकार से बिना किसी रुचि के, बिना किसी रुझान के मुझे टेबल पर बैठा दिया गया और किसी ने कोई ध्यान भी नहीं दिया। प्लंक डाउन का मतलब है एन इनफॉर्मल वर्ड, यानी कि यह एक अनौपचारिक वर्ड है। पुट डाउन इन ए कैजुअल वे, यानी कि कहीं भी किसी भी वस्तु को यूं ही अनमने मन से रख दिया हो, तो इसी तरीके से वो कहती है कि मुझे भी किसी न किसी टेबल पर वहाँ पर रख दिया गया एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, के जैसे मैं कोई मार्गरेट के लिए कोई जन्मदिन का कोई तोहफा हूँ, कि मैं इंसान नहीं हूँ। आगे इसमें लिखा है कि आई स्टार्टेड राइट अवे, और मैंने तुरंत ही वहीं शुरुआत कर दी एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, कि वहाँ के एक स्कूल में जिसका नाम था मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, कि मैंने वहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हो गई मैं वहीं रही। एट विच टाइम, और उसी समय आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उसी समय मैंने अपने स्कूल की पहली क्लास को स्टार्ट किया। यहाँ पर इन द फर्स्ट फॉर्म का मतलब है पहली क्लास। इन द सिक्स्थ फॉर्म, और छठी क्लास में, माई टीचर वाज मिसेस कॉर्पस द हेड मिस्ट्रेस, यानी कि जो मेरी टीचर थी वो मिसेस कॉर्पस थी, जो कि उस स्कूल की प्रधानाचार्य थी, यानी कि स्कूल की प्रिंसिपल थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और उस वर्ष के अंत में,
वी वर बोथ इन टीयर्स, यानी कि हम दोनों बहुत ही भावुक हो गए। मैं और जो हमारी हेडमिस्ट्रेस थी वो बहुत ही भावुक हो गई, हमारी आंखों में आंसू थे। एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग वेलफेयर, कि जब हमने एक दूसरे को एक दिल तोड़ देने वाला अलविदा बोला, यानी कि एक ऐसा अलविदा जिससे कि हमारा दिल भी भर उठता है और हमारा रोने का मन करता है, कि जब हमने एक दूसरे को अलविदा बोला। यहाँ पर फेलवेयर का मतलब है अलविदा, कि जब हमने एक दूसरे को अलविदा बोला तो हमारी आंखों में आंसू थे, हम बहुत ही भावुक थे। आगे इसमें लिखा है कि इन द समर ऑफ 1941, और सन 1941 की गर्मियों में ग्रैंडमा फेल इल, जो हमारी दादी है वो बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो इसलिए माई बर्थडे पास्ट विद अ लिटिल सेलिब्रेशन, और इसलिए जो मेरा जन्मदिन था उस पर कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, वह छोटे मोटे सेलिब्रेशन में ही, यानी कि कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं हुआ और वह यूं ही बीत गया। आगे इसमें लिखा है कि माई ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और सन 1942 में मेरी दादी का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि किसी को ये अंदाज़ा नहीं है, कि कोई भी नहीं जानता कि मैं उनको कितना याद करती हूँ, मैं उनको कितना मिस करती हूँ। स्टिल आई लव हर, और मैं उनको अब भी बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, और 1942 में जो मेरा जन्मदिन आया उसका जो समारोह था वॉज इंटेंटेड टू मेक अप, उसमें ऐसा इरादा हो रहा था कि जो मेरा बर्थडे 1941 में नहीं मनाया गया उसकी भरपाई, उसकी पूर्ति करने के मन से वो सेलिब्रेशन को मनाया गया। ऑफ द अदर, यानी कि जो अन्य मेरा जन्मदिन पिछले साल गया था उसका पूरा करने के मन से 1942 में मेरे जन्मदिन का सेलिब्रेशन मनाया गया। एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और साथ साथ दादी माँ के नाम के वहाँ पर एक कैंडल भी जलाई गई। आगे इसमें लिखा है कि द फोर ऑफ अस, यानी कि हम चारों, आर स्टिल डूइंग वेल, कि हम चारों अभी भी ठीक ठाक हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, कि और यह मुझे आज की जो वर्तमान की जो तारीख है 20 जून 1942 में लेकर आ जाती है। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, जो कि समर्पित है मेरी इस डायरी को, यानी कि जिसको मैं लिख रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इतना अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके सामने दो क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंदर पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, कि इस डायरी में वह अपने जीवन का संक्षेप विवरण क्यों देती है, यानी कि वह अपनी लाइफ के बारे में क्यों बताती है, अपने परिवार के बारे में क्यों बताती है। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट टेल्स यू, यानी कि कौन सी ऐसी बातें जो कि आपको बताती है दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर, कि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। यह पता हमें किस चीज़ से चलता है। तो इन दो क्वेश्चन के बाद आइए अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आगे इस चैप्टर में लिखा है कि एनी फ्रैंक अपनी डायरी में कुछ एंट्री करती है जो कि 20 जून 1942 का दिन था, सैटरडे वाला दिन था। और उसके अंदर वो अपनी डायरी को कहते हुए लिखती है कि डियरेस्ट किटी, मेरी सबसे प्यारी किटी, आर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट, कि जो हमारी पूरी की पूरी जो क्लास है वो अपने पैरों पर काँप रही है। यहाँ पर क्वैकिंग इन इट्स बूट का मतलब है थर थर काँपना। यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा हुआ है कि क्वैकिंग इन इट्स बूट शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, कि जहाँ पर वे बड़े कन्फ्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। द रीज़न, इसका कारण यह है कि ऑफकोर्स, वाकई में इसका रीज़न यह है, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, यानी कि आने वाली जो मीटिंग है, इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइड, यानी कि जिसमें अध्यापकगण डिसाइड करेंगे, हु विल मूव अप, कि कौन अगली क्लास में जाएगा, यानी कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, यानी कि कौन अगली क्लास में जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म का मतलब है अगली क्लास। एंड हु विल बी केप्ट इन बैक, और किसको इसी क्लास में रोक लिया जाएगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेड्स, आधी क्लास में शर्त लगी हुई है। जीएन एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, यानी कि जीएन और मैं बहुत ही मूर्खता से हंसते हैं। एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे जो दो लड़के बैठे हैं उन पर हम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। सीएन एंड जैक, जिनका नाम सीएन और जैक है। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग, के जिन्होंने अपनी छुट्टियों की पूरी बचत, यानी कि जो भी पॉकेट मनी उनको मिलती रही है वो सारी की सारी बचत इस शर्त में लगा दी है। टू देयर बेट,
फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, हाँ तुम पास हो जाओगे। यही सब सुबह से शाम तक यानी कि सुबह से रात तक वहाँ चलता रहा। नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। इवन, और यहाँ तक कि जी इज प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम, यानी कि यहाँ तक कि जो जी की प्रार्थना भरी जो नज़र हैं और मेरे जो गुस्से वाली जो भड़ास है, यहाँ पर जो आउटबर्स्ट का मतलब गुस्से में जो देखना है, कांट काम यानी कि उनको शांत नहीं कर पाई, कांट दैम डाउन, उनको शांत नहीं कर पाई, और ये सुबह से रात तक वहाँ चलता रहा। आगे में लिखा है कि इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, यानी कि वो अपनी किट यानी अपनी डायरी से बातें करते हुए लिखती है कि अगर तुम मुझसे पूछती हो, देयर आर सो मेनी डमीज, यानी कि हमारी कक्षा में इतने सारे बुद्धू हैं। डमीज यानी कि एक प्रकार के बुद्धू लोग, यानी कि इतने सारे डमी, इतने सारे बेवकूफ़ हैं। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, यानी कि लगभग 1/4 बच्चे ऐसे हैं, शुड बी केप्ट बैक, जिनको इस पिछली क्लास में ही रोक लिया जाना चाहिए। टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन इस धरती पर सिर्फ अध्यापक ही ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल यानी कि सबसे ज़्यादा रहस्यवादी जो प्राणी हैं वो सिर्फ अध्यापक ही हैं इस पृथ्वी पर, जिसके बारे में हम कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो क्या फैसला ले, किसको पास करे, किसको उस क्लास में रोके, हम कभी भी नहीं कह सकते। आगे इसमें लिखा है कि आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, कि मैं अपनी सहेलियों के बारे में और अपने खुद के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे, यानी कि हम इसको कर दिखाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, एक ही विषय है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ। अबाउट इज मैथ, यानी कि जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ वह गणित है, यानी कि वह मैथ्स है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। एनीवे, खैर, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अनटिल देन, जब तक कि वी केप्ट टेलिंग ईच अदर्स नॉट टू लॉस हार्ट, कि जब तक कि हम सिर्फ एक दूसरे को यही कह सकते हैं कि अपना धैर्य ना खोए। वी कीप, आगे इसमें लिखा है कि आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद माई ओल्ड टीचर्स, यानी कि मैं अपने सभी टीचर्स के साथ बड़ी अच्छी रही हूँ, यानी कि मैंने किसी भी टीचर को नाराज़ नहीं किया, मेरी अपने सभी टीचर से खूब बनती हैं। देर आर 9 ऑफ देम, यानी कि वे सभी मिला करके 9 हैं। 7 मैन, यानी कि 7 पुरुष हैं, एंड 2 वुमन, और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर की सिंह द ओल्ड फौजी, यानी कि श्रीमान की सिंह एक ऐसे पुराने फैशनेबल यानी कि पुराने ज़माने के एक व्यक्ति हैं। ओल्ड फौजी का मतलब होता है एन ओल्ड फैशन पर्सन, यानी कि वह व्यक्ति जो कि पुराने ज़माने के फैशन को फॉलो करता है। द ओल्ड फौजी हु टीचेस मैथ्स, जो कि गणित पढ़ाते हैं। वाज एनॉयड विद मी, जो कि मुझसे हमेशा नाराज़ रहे हैं। फॉर एजेस, यानी कि वर्षों तक वो मुझसे नाराज़ रहे हैं। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं क्लास में बहुत बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, यानी कि उनके कुछ वार्निंग देने के बाद भी, यानी कि उन्होंने बार बार टोका होगा और उसके बाद भी मैंने अपनी बातें करना बंद नहीं किया है, इसी वजह से वो मुझसे वर्षों तक नाराज़ रहे हैं। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और इसी वजह से उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि उन्होंने एक विषय पर एक मुझे प्रस्ताव दिया लिखने के लिए। आज चैटर बॉक्स, यानी कि एक बातूनी, यानी कि जिस विषय का नाम बातूनी है वह विषय उन्होंने मुझे ऐसे लिखने के लिए दिया, एक प्रस्ताव लिखने के लिए दिया। आज चैटर बॉक्स एक बातूनी, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, कि तुम उसके बारे में क्या लिख सकती हो, उन्होंने मुझसे पूछा। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, कि मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने ये निर्णय लिया। आई जॉटेड डाउन, और मैंने यह नोट कर लिया था, लिटिल इन माई नोटबुक, कि मैंने यह थोड़ा बहुत अपनी डायरी में नोट कर लिया कि मैं इसके बारे में कुछ लिखूंगी लेकिन बाद में। एंड टक्ड इट इन माई बैग, और मैंने इसे चुपचाप अपने बैग में रखा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और फिर चुप रहने की यानी कि शांत रहने की कोशिश की। आगे इसमें लिखा है कि दैट इवनिंग, और उसी शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, कि जब मैंने अपना बाकी का सारा अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क पूरा कर लिया था। द नोट अबाउट द ऐसे, और जो ऐसे यानी कि जो निबंध लिखने वाला जो नोट था, कॉट माई आइज़, उसने मेरा ध्यान खींचा। यहाँ पर कैच माई आइज़ का मतलब है उसने मेरा ध्यान खींचा, जो कि ऐसे टीचर ने दिया था।
आगे इसमें लिखा है कि आई बिगेन थिंकिंग, और मैंने सोचना शुरू किया अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि उस विषय के बारे में जो कि टीचर ने मुझे लिखने के लिए दिया, जिसका नाम था चैटर बॉक्स। वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, कि अपने पेन का जो, यानी कि जो उसके पास एक पेन था, उसके टिप को मुंह में रखकर चूसते हुए मैं सोचने लगी, यानी कि मैंने सोचना शुरू किया। आगे इसमें लिखा है कि एनीवन कुड रैम्बल ऑन, यानी कि कोई भी इसमें लिख सकता था कुछ इस तरीके से जिसका कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि रैम्बल ऑन का मतलब होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, यानी कि इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा लिख सकता था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि कोई भी कुछ बिना किसी मतलब के कुछ भी लिख सकता था। एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों के बीच में काफ़ी लंबा चौड़ा गैप भी छोड़ सकता था। बट लेकिन द ट्रिक वॉज टू मेक अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये था, यानी कि सबसे बड़ी बात यह थी कि जो बातचीत करने के बारे में जो टीचर ने मुझे जो टॉपिक दिया था उसको साबित किया जा सके, बात करने की जो ज़रूरत है, यानी कि टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी कि बात करने की जो आवश्यकता है उसको साबित कर सके। इस तरीके का जो कन्विंसिंग आर्गूमेंट है, यानी कि उसको बात मनवाने वाला जो आर्गूमेंट है, जो बहस है, मैं अपने इस लेख में लिख सकूं। बात तो सबसे बड़ी इसमें थी। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और फिर मैंने सोचा, यानी कि मैं सोचती रही और मैं सोचती रही। यहाँ पर कन्विंसिंग आर्गूमेंट का मतलब है कि एक ऐसी स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर, यानी कि इस तरीके से कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी जाए दैट पीपल बिलीव इट, कि जिस पर लोगों को विश्वास हो। तो ये कहना चाहती है कि कोई भी कुछ भी लिख सकता है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता बातचीत के बारे में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत के बारे में मैं कुछ ऐसा लिखूं, कुछ ऐसी कन्विंसिंग आर्गूमेंट लिखूं कि जिसको स्वीकार किया जाए, जिसको मान लिया जाए और बातचीत करने की आवश्यकताओं को भी समझा जाए। एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, और अचानक ही मुझे एक आइडिया आया, यानी कि मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, कि मैंने लगभग 3 पेज लिखे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, मिस्टर कीसिंग ने मुझे असाइन किया, जो कि मुझे मिस्टर कीसिंग ने मुझे दिया था। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और आई आर्ग्यूड दैट, यानी कि जो प्रस्ताव मेरे गणित के टीचर ने मिस्टर कीसिंग ने दिया था, उस लेख में मैंने यह तर्क दिया कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, यानी कि बातें करना एक विद्यार्थी की विशेषता है। एंड दैट, और उस विशेषता को आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि मैं उस विशेषता को, यानी कि बात करने की जो विशेषता है, जो कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे अंदर भी बात करने की जो विशेषता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी इस बात को कि मैं बातें करने को नियंत्रित कर सकूँ, यानी कि मैं बातें करना बहुत कम कर सकूँ। बट लेकिन दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, यानी कि मैं कभी भी इस बीमारी से अपना इलाज नहीं कर पाऊँगी, यानी कि मैं कभी भी बातें करने की इस हैबिट से बाहर नहीं निकल पाऊँगी। सिंस, हालांकि माई मदर टॉक्ड सो मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, कि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बातें करती थी, अगर ज़्यादा नहीं तो उतनी तो बातें करती थी जितनी कि मैं करती थी। एंड दैट इज़ देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और इस वंशानुगत विशेषता के बारे में आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी कि आप इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते कि जो वंशानुगत जो विशेषता उसे अपनी माँ से मिली है ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने के लिए। तो ये कहती है कि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इतना नहीं बट मुझसे कम भी नहीं। तो इस तरीके की जो वंशानुगत जो विशेषता है उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है क्वालिटीज़, वे सभी विशेषताएँ फिजिकल और मेंटल, जो कि शारीरिक और मानसिक होती हैं, दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स, जो कि किसी को अपने माता पिता से मिलती है। आगे इसमें लिखा है कि मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट, जो आर्गूमेंट मैंने, जो लेख, यानी कि जो तर्क मैंने अपने उस लेख में दिए थे, उस प्रस्ताव में दिए थे, उनको पढ़ करके मिस्टर कीसिंग बहुत हंसे। बट वैन, लेकिन जब, आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू, यानी कि जब मैंने अपने तरीके से बातें करना शुरू कर दिया, द नेक्स्ट लेसन, यानी कि जो अगला लेसन था, ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, कि उन्होंने मुझे फिर से एक प्रस्ताव दे दिया लिखने के लिए, जिस तरीके से ये वाला प्रस्ताव मुझे दिया था।
दिस टाइम इस बार था इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन अनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, यानी कि इस बार यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस विषय का शीर्षक क्या होगा। उस विषय का शीर्षक था अनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, यानी कि एक ऐसा बातूनी जिसको सुधारा ना जा सके, यानी कि असुधार्य बातूनी। यहाँ पर इनकॉरिजेबल का मतलब लिखा हुआ है कि समथिंग, कुछ ऐसा, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, यानी कि जो कि ऐसी बुरी आदत है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। यानी कि मिस्टर कीसिंग जो कि उनके अध्यापक थे, उनको ऐसा लगता था कि बातें करना, यानी कि बहुत बातें करना एक बुरी आदत है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो उसको एक ऐसे दिया है, यानी कि एक बातूनी, जिसके बारे में एनी फ्रैंक ने एक 3 पेज का एक ऐसे उनको लिख करके दिया। और फिर जब वो अपने अगले लेसन के अंदर अपने तरीके से बातें करती है, तो उस बात को देखते हुए जो मिस्टर कीसिंग है उसने एनी फ्रैंक को एक दूसरा लेसन लिखने के लिए दिया। आई हैंडेड इट इन, और मैंने उस दूसरे लेसन को भी लिख करके मिस्टर कीसिंग को दे दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर कीसिंग के पास कंप्लेंट यानी कि शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। अबाउट फॉर टू ऑल लेसन, अगले लगभग 2 पाठ तक उनके पास कुछ भी नहीं था जिससे कि वो मेरे बारे में शिकायत कर सकें। हावेवर, हालांकि ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, हालांकि तीसरे पाठ के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, यानी कि उनसे और अधिक सहा नहीं गया। फिर उन्होंने जोर से कहा, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, एक सजा के रूप में, फॉर टॉकिंग, यानी कि बात करने की सजा के रूप में, इन द क्लास, यानी कि कक्षा में बात करने की सजा के रूप में, राइट एन ऐसे, यानी कि एक ऐसे और लिखो जिसका शीर्षक उन्होंने कहा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी कि बत्तख की तरह क्वैक क्वैक करने वाली चैटर बॉक्स। और ऐसा कहते ही द क्लास रोड की जो पूरी क्लास है वो ठाका मारकर हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और ये सब देख करके मुझे भी हंसी आ गई। तो यद्यपि आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, यद्यपि मैं बहुत थक चुकी थी इस टॉपिक पर लिखते लिखते, माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, यानी कि बातूनी के बारे में लिखते लिखते, यानी कि पहला टॉपिक भी बातूनी के ऊपर था, दूसरा टॉपिक भी बातूनी के ऊपर था, और जो तीसरा टॉपिक है ये भी बातूनी के ऊपर ही था। तो इसके बारे में मेरी जो क्वालिटी थी, यानी कि जो एक जीनियसनेस थी, मैं उसके बारे में लिखते लिखते काफ़ी थक चुकी थी, यानी कि मेरा और भी इस पर लिखने का कोई मन नहीं था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, यानी कि अब ये कुछ अलग करने का समय था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल यानी कि कुछ मौलिक करने का समय था। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री, यानी कि जो मेरी सहेली सेन है जो कि कविता लिखने में बहुत अच्छी है, ऑफर्ड टू मी हेल्प राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, यानी कि जिसने मुझे सहायता करने का प्रस्ताव किया कि वह इस नया जो ऐसे जो मिस्टर कीसिंग के द्वारा उसको दिया गया है वह उसको शुरुआत से लेकर अंत तक एक कविता के रूप में लिखेगी। यह सुनकर एंड आई जम्प फॉर जॉय, यह सुनकर के मैं खुशी से झूम उठी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, यानी कि मिस्टर कीसिंग मेरे ऊपर एक मजाक प्ले करने की कोशिश करते, यानी कि मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, यानी कि जो विषय उन्होंने मुझे दिया है, जो कि बहुत ही भद्दा जो विषय उन्होंने मुझे दिया है इस सब्जेक्ट को लिखने का। बट आई वुड मेक श्योर दैट द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन अब मैं ये इस बात को पक्का कर दूंगी, यानी कि मैं इस बात को निश्चित कर दूंगी कि जो मजाक मेरे ऊपर था वह वास्तव में उन्हीं के ऊपर एक मजाक हो जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता को पूरा किया। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, यह बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स, यह माँ बत्तख और पिता हंस के बारे में थी और साथ साथ उनके 3 बच्चों के बारे में थी। who were beaten to death by the father, और जिन तीनों बच्चों की हत्या उनके पिता के द्वारा चोंच मार मार करके कर दी गई। बिकॉज, क्योंकि, दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे क्वैक बहुत ज़्यादा करते थे। लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, कि मिस्टर कीसिंग ने जो ये जोक था, जो ये मजाक था, यह सही ढंग से लिया। ही रेड द पोएम, कि उसने जो ये पोएम थे ये पूरी क्लास में पढ़ी। ही रेड द पोएम इन द क्लास एडिंग हिज ऑन कमेंट, अपने कुछ कमेंट को ऐड करते हुए, यानी कि अपनी तरफ से कुछ और भी बातें शामिल करते हुए उसने यह पोएम को पूरी क्लास में पढ़ा। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और साथ साथ इस पोएम को उन्होंने अन्य दूसरी कुछ क्लासों के अंदर भी पढ़ा। सिंस देन, और तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क,
और तब से मुझे बात करने की अनुमति दे दी गई और साथ साथ मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कंट्री, और इसके विपरीत मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और इसके विपरीत मिस्टर कीसिंग अब हमेशा जोक करने लगे। आगे वो लिखते हैं कि योर्स किटी, यानी कि तुम्हारी किटी। और आगे चैप्टर के अंत में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से रिलेटेड हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विद एनए, यानी कि जो उनके अध्यापक थे मिस्टर कीसिंग वह एनए से नाराज़ क्यों थे। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उसने एनए को क्या करने के लिए कहा था। और दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हाउ डिड एनए जस्टिफाई, कि एनए किस प्रकार से जस्टिफाई करते हैं, यानी कि किस तरह से न्याय संगत बताती है हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर ऐसे, यानी कि अपने उस ऐसे में वो खुद को एक बातूनी होने को किस तरीके से न्याय संगत बताती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपको लगता है कि श्रीमान कीसिंग एक सख्त अध्यापक थे। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनए टू टॉक इन द क्लास, और किस बात की वजह से मिस्टर कीसिंग ने एनए को कक्षा में बात करने की आज्ञा दे दी। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी किया, उसकी हिंदी जानने की कोशिश की, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, आपने एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझा होगा और उसकी हिंदी जानने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू टॉपिक, विद ए न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।